हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडिएशन का टॉपिक चालू करेंगे और रेडिएशन को समझेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन आपका कोई भी सॉलिड चीज़ के लिए जब हीट को ट्रांसफ़र किया जाता तब यूज़ किया जाता था। फिर इसका कन्वेक्शन को जब फ्लूइड है या फिर लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में है तो उसे कन्वेक्शन के फॉर्म में यूज़ करते थे हम लोग। अब हमको समझना है कि अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो वो एनर्जी हमारे पास में कैसे आती है, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि सन की जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ तक पहुंच रही है और बीच में आपका पूरा का पूरा जो ब्लैंक एरिया होता है, अर्थ के बाहर का जो हमारा स्पेस एरिया है, वहाँ पास में कुछ भी नहीं है, वो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं। फिर भी वो एनर्जी जो है वो हमारे तक पहुँच रही है। तो वो एनर्जी जो है, वो हीट एनर्जी, वो कैसे पहुँच रही है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो रेडिएशन, तो जब कोई भी चीज वहां पास में नहीं है, आपका स्पेस में खाली है, तो वो एनर्जी पहुंचती कैसी है, तो वो एनर्जी पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसके बारे में कुछ कुछ आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा है और जो मेन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा इसका, वो आपको मिलेगा 12th में, ठीक है। तो हमको ये नहीं जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे भेजता है, क्योंकि इसके बारे में हमको डिटेल में 12th में पढ़ेगा। हमको ये समझना है कि वो भेजता कैसे था। तो वो भेजता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का जहां पास वो प्रेजेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। चाहे हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं भी अगर बात कर रहा हूँ, आपके तक साउंड पहुंच रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पास में तो वाइब्रेशन का खेल है और आपका एटमॉस्फेयर के पार्टिकल का खेल है यहाँ पास में, तभी वो आपके साउंड पहुंच रहा है। वो 9th में आपने पढ़ा था। पर समझ लीजिए कि वैक्यूम है और मैं लाइट को ऐसे पास करा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो लाइट वहाँ तक कैसे जाएगा, तो वो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जो लाइट है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है और वो वहाँ चले जाता है। और इसके ऊपर में एक डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सवेल ने इसको बताया था बाद में। तो ये जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में वो सब आप 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर आप जानना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टॉपिक मैंने अपलोड किया हूँ 12th में, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 11th में है तो क्या हुआ, पर आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वैक्यूम एरिया है तो वो एनर्जी कैसे जाने वाला है, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाने वाला है। क्लियरली बात है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ हमारे पास में सन है ये, और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे अगर उसको एनर्जी भेजना है तो वो डायरेक्टली भेजता है, बीच में कोई भी मीडियम की उसको जरूरत नहीं पड़ती, और डायरेक्टली वो सरफेस से टकराता है। और सरफेस के पास में अब्जॉर्प्शन की ताकत होती है, मतलब जो एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी जो आ रही है, ये सरफेस क्या करता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस कितना ऑब्जर्व करेगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी पे, रेडिएशन पे, वो रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उस पर हम डिटेल में हम समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो कितना एनर्जी को ऑब्जर्व करके रखता है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जाना, बस, और कुछ नहीं है। इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है सन, जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पास में। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सन जो है हमारे काफ़ी सारे प्लैनेट को एनर्जी देता है और इसके कारण वो ग्लो भी होता है और उस सरफेस का टेम्परेचर भी हमें निकल के आता है। जैसे कि मून, मान लीजिए मून का कुछ सरफेस टेम्परेचर होगा, हमारे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का अलग टेम्परेचर है। तो ये सब के सब कुछ ना कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो एनर्जी का जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमको समझना पड़ेगा कि वो एनर्जी जो है वो कैसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक, ठीक है। तो रेडिएशन क्लियर है आपको। रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ कुछ जानते भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लैक एकदम कोई बॉडी अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तो उस पर कोई एनर्जी को जब हम डालें, ठीक है, तो वो टोटल एनर्जी को क्या कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है और जीरो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब
टोटल एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर लेगा और एज ए हीट के फॉर्म में फिर वो बाहर निकलता है। तो जो हीट निकलती है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलती है। आप हीट एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, तो वो जो एनर्जी महसूस कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, माइक्रोवेव इंडक्शन जो होता है हमारा, माइक्रोवेव इंडक्शन, उसमें आप कोई खाने को अगर डालते हैं, समझ लीजिए कुछ चीज़ पकाना रहता है तो उसको आप डालते हैं, तो वहाँ आपको कहीं भी कुछ आग जैसा दिखाई नहीं देता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हीट के फॉर्म में निकलते हैं और खाने पे अटैक करते हैं, और जब उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे तो वो वाइब्रेट होता है बहुत तेज़ी से और आपका खाना पक जाता है एज ए हीट के फॉर्म में। तो इसको आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर आपके घर में माइक्रोवेव इंडक्शन है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब कि वो मैक्सिमम हीट को अब्सॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद आता है व्हाइट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी क्या होता है? तो व्हाइट बॉडी जो होता है वो टोटल रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब कोई भी एनर्जी को वो अब्सॉर्ब नहीं करता है। ब्लैक बॉडी क्या करेगा? टोटल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। व्हाइट बॉडी क्या करेगा? कोई भी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। हमको क्या करना है? हीट को अब्सॉर्ब कराना पड़ना है, इसीलिए हमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके है, ठीक है। अब इस पे एक आपका वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ करके है, उसको समझिए। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो एनर्जी आ रही है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रही होगी जरूर। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रही है, समझ लीजिए कि व्हाइट लाइट आती है, तो व्हाइट लाइट अकेले नहीं आता है, वो एक स्पेक्ट्रम बना के आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेव्स। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं एक व्हाइट लाइट यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको आपने 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, और यहाँ एक अगर प्रिज्म रख दूँ तो ये प्रिज्म क्या करेगा? इस व्हाइट लाइट को ब्रेक करके इस टाइप से 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसको हम रेनबो फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये जब 7 कलर में ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पास में 7 कलर हैं। ठीक है, अब वो 7 कलर का वेव लेंथ जो रहता है, क्या रहता है? वेव लेंथ रहता है, वो अलग अलग मिलेगा। तो ये देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेवलेंथ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर मिलके इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है, समझ लीजिए कि सन से ही आ रही है या कोई बॉडी से ही आ रही होगी। ठीक है, तो जब उसमें से आता है तो वो जो एनर्जी आ रही है वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आती है। अब उस स्पेक्ट्रम में कोई वेवलेंथ, किसी जो लाइट ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो किसी का एनर्जी ज्यादा हो सकता है, किसी का एनर्जी कम हो सकता है। देखिए अलग अलग वेवलेंथ है, तो वो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को जब आप वेवलेंथ को टेम्परेचर से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर से, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसकी एक वैल्यू आती है, क्या आती है? देखिए लैम्डा को जब आप टेम्परेचर से, लैम्डा भी कौन सा? लैम्डा एम को जब आप टेम्परेचर से करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने काम किया। ये वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट आप क्लियरली देख सकते हैं। लैम्डा जो होता है ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ मीटर के फॉर्म में होता है। वेवलेंथ कैसा होता है देखिए, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा था। ये हमारा वेव है और यहां से इसका एक डिस्टेंस ले लीजिए, वन टाइम, जो ऐसे वन टाइम पीरियड का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये मीटर में ही लिया जाता है, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर, और टेम्परेचर है केल्विन के फॉर्म में, तो मीटर केल्विन का आपको यूनिट मिलता है यहाँ पास में, और ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलती है। अभी इसका एक स्पेक्ट्रम डायग्राम है, उसको समझिए। ये होगा एनर्जी रेडिएट, कोई भी बॉडी जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और ये होगा आपका वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ। इसके लिए 3 एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला सन, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे, और ये लेंगे तीसरा एग्जांपल। ठीक है, अब इसको समझिएगा। ये वाला होगा सन के लिए। सन का जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट
6000 केल्विन के आसपास आप मान लीजिए। फिर यहाँ पास में एक आर्क वेल्डिंग जो होती है उसका एक टेम्परेचर नापा गया, उसको 300 केल्विन के आसपास नाप लीजिए। जो वेल्डिंग करते हैं वो आर्क जैसा चमकता है काफ़ी तेज़ी से, उसको मान लीजिए। फिर उसके बाद आप मान लीजिए जो घर में जो लैंप होता है उसकी एनर्जी को, उसको मान लीजिए कि वो 2000 केल्विन के आसपास में होती है। यहाँ पास में आप मान लीजिएगा कि ये 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और इधर मान लीजिएगा कि 40,000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये काफी छोटा डिस्टेंस होता है वेवलेंथ के फॉर्म में, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी क्या बोला इन्होंने कि अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ भी आपको कैसा मिलने वाला है। देखिए इसका टेम्परेचर इधर है ज्यादा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो ये जो वेवलेंथ इंटेंसिटी वाला देख रहे हैं ये वाला, क्योंकि देखिए कोई भी लाइट जब आएगा स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आएगा, तो अब ऐसा वेवलेंथ हमको देखना है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट करने की ताकत है, ठीक है। देखिए ये वेवलेंथ ऐसे ब्रेक हुआ था, तो इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो देखिए 7 कलर, तो इसमें से ऐसा कोई एक कलर होगा जिसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास में कोई भी डिवाइस एक ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम डिवाइस नहीं है, तो एक डिवाइस से हमको जब चेक करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ को देख लेना है। तो वो जो सबसे ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा है उसके वेवलेंथ को हम लैम्डा m के फॉर्म पे लेते हैं। ओके है, ठीक है। अभी इसको देखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका शिफ्टिंग देखिए कैसे होता है। ये टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ इसका जो होगा वो कम होगा, वेवलेंथ जो होगा उसका कम होगा। टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो गया, देखिए हल्का, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाने में हल्का हल्का अजीब लग रहा है, ये ऐसा कुछ है। टेम्परेचर और कम हो गया तो वेवलेंथ और इधर शिफ्ट हो गया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होते जाएगा, आपका वेवलेंथ इधर शिफ्ट होते जाएगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा, वेवलेंथ इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हाई होते जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होते जाएगा, वेवलेंथ इधर डाउन होते जाएगा, मतलब वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। वेवलेंथ जो है वो कम होते जाएगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ का कम होने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है। तो आपको बाद में एक चीज देखने मिलेगा, आपको वेव चैप्टर में देखने मिलेगा ये बात, कि कोई भी चीज जब इंटेंसिटी को चेक किया जाता है तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाया गया था उसके ऊपर में आपको वेव थ्योरी मिलेगा कि जब किसी लाइट की इंटेंसिटी को हम देखते हैं तो हम उसको एम्पलीट्यूड से पहले डिनोट करते थे कि जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, और एम्पलीट्यूड बताता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जैसे कि आप वोल्टेज को समझ सकते हैं कि वोल्टेज जो ऐसे बन रहा है तो उसकी जितनी भी एम्पलीट्यूड होगी वो बताता था कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी में भी आपका वेव में भी ऐसे ही बता रहा था, लाइट को ले लीजिए, ठीक है, किसी को भी। तो बाद में ये पता चला था हमको एक थ्योरी से कि ये एम्पलीट्यूड से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी बताता है कि उसके पास में कितनी एनर्जी है। मतलब ये देख रहे हैं, ये मतलब एक टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी आता है आपका। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ कितना बड़ा रोल है। फिलहाल में हम लोग वेवलेंथ पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। और जब इनका एक कैलकुलेशन किया गया, ठीक है, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिली जो कि 2.9 × 10⁻³ वैल्यू निकल के आया, और ये वैल्यू काफी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल था। अब ये टेम्परेचर ये हमारे लिए यूजफुल कैसे था इसको समझिए। ये डेल एम समझ में आ रहा है, ये जो पीक पॉइंट देख रहे हैं इसी को आप डेल एम बोलेंगे। ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पास में डेल एम, ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पास में ये होगा डेल एम, ठीक है। काफी सारे इसमें वेवलेंथ देखिए, ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम के अंदर में जो मैक्सिमम एनर्जी को रखेगा वो वेवलेंथ को लेना है हमको।
ओके है। अब ये स्पेक्ट्रम, ये जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे काम आ रहा था? समझ लीजिए कि मून से कुछ लाइट आ रहा है और उस मून के लाइट जो आ रहा है हमारे अर्थ में, मान लीजिए आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक मशीन बनाया ऐसे ब्लैक बॉडी टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, और इस पे पूरा का पूरा मून एनर्जी रेडिएट हो रहा था, यहाँ पास में आ रहा था, और ये ब्लैक बॉडी होने के कारण पूरा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके बाद इसमें से कुछ एनर्जी निकली बाहर, थोड़ी सी जगह बचा दी हम लोग, और ये एनर्जी कुछ निकली, ठीक है। अब यहां से कुछ एनर्जी निकली, यही एनर्जी देखिए, इसको हम प्रिज्म से गुजार दिए, और ये क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। फिर हमारे पास में एक मशीन था, वो हमने यहां पास में लगाया और चेक किया कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो एनर्जी रखा है उसका वेवलेंथ कितना है। तो हमें वेवलेंथ पता चल गया, इससे क्या पता चल गया, इससे वेवलेंथ पता चल गया। और हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू यहां पास में थी, तो हम किसी भी सरफेस का टेम्परेचर बता सकते थे, और इस थ्योरी से हम लोग किसी भी सरफेस का टेम्परेचर बता सकते थे। तो हम जो मून है उसका टेम्परेचर बता सकते थे। तो इस थ्योरी से हमें जो मून का टेम्परेचर, मून का जो वेवलेंथ मिला था मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो अराउंड 14 माइक्रोमीटर के आसपास मिला था। 14 माइक्रो मतलब 14 × 10⁻⁻6 के आसपास, ओके है। और ये वैल्यू इससे काफी ज्यादा छोटी है, ठीक है, देख रहे 10⁻⁻, सॉरी ये वैल्यू मतलब बड़ी है, सॉरी माय मिस्टेक, ये छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ गई, तो टेम्परेचर आपको डाउन मिलेगा। और इससे फाइंड आउट किया टेम्परेचर मून का टेम्परेचर अराउंड 200 केल्विन के आसपास में निकाला गया था, ठीक है। और ये काफी बड़ी उपलब्धि थी, मतलब कहीं भी जाए बिना हमारे पास में जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से किसी भी सरफेस का टेम्परेचर निकाल सकते थे। तो इस चीज के लिए, इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। इसी तरीके से सन का जो हीट है वो भी हमारे अर्थ तक आ रहा है, वैसे ही उसको भी एक ब्लैक बॉडी पे रखा गया और उसको भी सेम ऐसी कंडीशन से निकाला गया, और उसमें भी डेल एम का कंडीशन को चेक किया गया और उसका भी कुछ हमको वैल्यू मिला। वो वैल्यू नियर अबाउट आपका अबाउट 4753 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास में था। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा कम है। वेवलेंथ देखिए कम होने के कारण टेम्परेचर इसका काफी ज्यादा होगा, और इस कैलकुलेशन से जब उसको निकाला गया तो जो टेम्परेचर निकल के आया था वो 6060 केल्विन के आसपास आया था, जो कि काफी ज्यादा था। और जो हम यहाँ पर ग्राफ में ले रहे थे ये इसी के आसपास में था, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का, कोई भी किसी भी जगह का, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मतलब जो कि गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, जैसे कि स्टार ले लीजिए, हमारे कितने सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज का। बहुत ही सिंपल सा तरीका है एकदम टेम्परेचर को। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। इसको आप मिलिट्री में देखे होंगे, या फिर ऐसे कोई गन्स होंगे जिसमें इसका यूज होता है। अभी आप समझ लीजिए कि मेरी भी एक बॉडी है, मेरी बॉडी भी हीट को जरूर रेडिएट करती होगी। तो मेरी बॉडी जब हीट को रेडिएट करती है, तो अगर मैं एक सेंसर बना दूं कि कोई बॉडी जो है वो कितना हीट को रेडिएट कर रहा है, और मैं सेंसर बना दूं कि वो हीट को ऑब्जर्व करके पता कर पाए, मतलब मेरी वेवलेंथ को चेक कर पाए कि मैं कितना हीट को रेडिएट कर रहा हूं। तो समझ लीजिए कि अगर मैं अंधेले पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, और मुझे किसी बंदे को पता करना है कि वहां कोई है कि नहीं है, तो आपने देखा होगा टीवी में कि हल्का हल्का रेड टाइप का दिखाई देता है कुछ कैमरा से, और उससे पता चल जाता है कि वहां पास में कोई पर्सन है कि नहीं है, और वो एज ए हीट के फॉर्म में पता चलता है। जैसे कोई जानवर है, ऐसा कोई चीज है, तो पता कर सकते हैं कि वो वहां पास में उसका हीट दिखता है क्लियरली। तो इसको सबसे ज्यादा मिलिट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। समझ लीजिए कि जंगलों पे हमारे क्या बोलते हैं, नक्सली लोग छुपे हुए हैं या फिर टेररिस्ट लोग छुपे हुए हैं, और उनको पता करना है कि वो वहां पास में कोई बंदा है भी कि नहीं है। तो ये इतना बड़ा एक छोटा सा इक्वेशन है, पर इससे अगर हम एक सेंसर बना दें और उस सेंसर से पता कर सके कि वहां पास में से कितनी हीट निकल रही है, तो आप पता कर सकते हैं कि वहां पास में कोई पर्सन है कि नहीं। अंधेले में भले बैठा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग नाइट विजन जिसको बोलते हैं, वो उससे हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि वहां पास में पर्सन कोई है, ओके है। नाइट विजन का खेल थोड़ा अलग होता है, मैं आपको एक बता रहा हूँ सेंसर के हिसाब से, ठीक है। फिर इसका यूज आप मिसाइल्स में भी देखे होंगे, जो हीट को फेच करता है और चेक करता है और हीट की तरफ भागता है, इस टाइप के मिसाइल्स भी आप देखे होंगे। तो काफी सारे लिमिटलेस एग्जांपल्स इसका यूज कर सकते हैं। पहले बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ किसी प्लैनेट का या फिर किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का एनर्जी को पता करने के लिए, पर बाद में इसके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। आई होप आपको ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एनर्जी को रेडिएट करता है, ये एनर्जी कितना रेडिएट करता है, इसके ऊपर में स्टेफन
और बोल्ट्जमैन जो थे दो साइंटिस्ट, इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया और इन्होंने भी कुछ इक्वेशन को निकाल के बताया। तो चलिए देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अगला हमारा है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो या फिर इसको क्या किया गया था, इस पे इन दो साइंटिस्ट थे, जो स्टेफन थे उन्होंने जो हीट एनर्जी रेडिएट होता है उसके प्रैक्टिकली उसको बताया था कि किसी भी बॉडी से कितना हीट एनर्जी निकलता है और रेडिएट जो हो रहा है हमारा, और उसको थियोरेटिकली सॉल्व कर गया था बोल्ट्जमैन ने, और इसीलिए इसको स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ बोला जाता है, ठीक है। दोनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान। कोई भी चीज प्रैक्टिकली करना एक अलग बात है और उसे थियोरेटिकली समझाना एक अलग बात होता है, और थियोरेटिकली समझाना भी बहुत ही ज्यादा टफ होता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। अभी किसी भी चीज में से जब एनर्जी निकल रही है तो हम ये पता कर सकते थे कि कितना एनर्जी निकल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो उसका एक फॉर्मूला बनाया गया था, उसको समझिए। तो क्या किया गया था, जो भी एनर्जी होती है प्रैक्टिकली चेक किया गया कि उसे जो टेम्परेचर आपको वहां पास में मिल रहा है, टेम्परेचर का अगर 4 गुना किया जाए तो वो आपका किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला हमको मिला यहां पास में, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर का कितना, 4th पावर कितना रहेगा, 4th पावर रहेगा। तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर में 4 के पावर में लिए, ठीक है, टी के पावर 4। ये हमको एक फॉर्म मिला सबसे पहला, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनल था इसे जब हटाया गया तो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है, जो वैल्यू आती है सिग्मा टी टू द पावर 4। ये जो सिग्मा होता है ये इनके द्वारा बताया गया था, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया था स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि इसकी वैल्यू थी 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही नहीं आता है, प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू प्रैक्टिकली निकला जाता है। तो इसीलिए इसका कोई ऊपर नीचे नहीं होता कि ये कहां से आ रहा है, प्रैक्टिकली उसको चेक किया जाता है। और हर ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो उस पर वो परफेक्टली मैच होना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिकली करते 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 एक वैल्यू निकल के आती है, और वो वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर -8। ओके है, ठीक। अब ये हो गया एनर्जी रेडिएशन की बात। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पर यूनिट एरिया के हिसाब से एनर्जी को निकालें कि हीट एनर्जी उसमें से कितनी निकल रही, पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखिए, तो यहां लिख सकते हैं आप हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो हीट एनर्जी रेडिएट हो रही होगी उसके बारे में अगर बात करें तो H इक्वल टू E.A, ठीक है। ये E जो है वो एनर्जी हो गया और A आपका पर यूनिट एरिया हो गया। पर यूनिट एरिया, इसको आप ऐसे लिख सकते, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि पर सेकंड के हिसाब से, ओके। टाइम को यहां पास मैं लिख नहीं रहे हैं बस। अब E को अगर मैं लिखता हूं तो E जो है वो क्या है, E है आपका सिग्मा टी के पावर 4A, और ये आपका आएगा H को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा A टी की पावर 4। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि ये बताता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना हीट एनर्जी रेडिएट हो रहा है। सिग्मा A टी की पावर 4, सिग्मा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, A आपका एरिया था कि कितने एरिया, मतलब 1 मीटर का अगर एरिया लिया जाए तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो 1 मीटर के एरिया से कितना हीट एनर्जी रेडिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो लिमिटलेस उसका एरिया, अगर आप सन को लिख लें, अर्थ को ले लें, तो पूरे अर्थ में से कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो उससे अच्छा है कि हम किसी एक एरिया को लें और फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे पर एरिया के हिसाब से। तो पर एरिया कितना आपका H निकल के आता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो भी होगा उसमें से कितना भी एनर्जी रेडिएट होगा वो आपका टी टू द पावर 4 के फॉर्म में लिया जाता है। ओके है, ठीक है। तो इसको आप एक चीज समझिएगा थोड़ा सा यहां पास में, मान लीजिए कि ये यहां पास में एक हमारी बॉडी है जो कि एनर्जी को रेडिएट करता है, ओके है। तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है।
अब इसके आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है और जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इसके बाजू में जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब आजू बाजू में ये एनर्जी को ऑब्जर्व, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, एटमॉस्फेयर ही मान लीजिए, ये इसमें से जो एनर्जी आई इसको कुछ ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद ये भी हीट एनर्जी को छोड़ा होगा और ये फिर से इसको दे दिया, तो एक्चुअल में ये जो हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो कितना निकल के आएगा, फिर जो हीट का जो लॉस हुआ बीच में वो कितना होगा लॉस। समझ रहे बात को, फिर समझिएगा। इसमें से हीट एनर्जी निकला, आजू बाजू के एटमॉस्फेयर इसको क्या किया, वापिस ये सब जो आजू बाजू के एटमॉस्फेयर है ये गर्म हुए होंगे और ये हीट होके फिर से एनर्जी को रेडिएट किए और इसने इसको रिटर्न कर दिया कुछ कुछ। तो वो जो हीट का जो बीच में लॉस हो गया वो कितना निकल के आ रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट बी है, इसको अगर ऑब्जेक्ट ए और इसको ऑब्जेक्ट बी मान लेते हैं, तो ये जो हीट है इसको अगर आप ऑब्जेक्ट ए मानते हैं तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो कितना एनर्जी को रेडिएट किया होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट बी के लिए H इक्वल टू सिग्मा ए T0 टू पावर 4। T0 ये हम ले लेते, कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो T0 है और इसका मान लीजिए T है। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका एनर्जी लॉस का डिफरेंस आएगा कि कितना एनर्जी बीच में लॉस हो गया, कितना एनर्जी बीच में लॉस हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। H इक्वल टू सिग्मा ए टी के पावर 4 माइनस सिग्मा ए T0 की पावर 4। एरिया उतना ही रहने वाला है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो उतना ही रहने वाला, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना हीट को ऑब्जर्व करेगा उस हिसाब से उसका टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर जितना रहेगा उस हिसाब से वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके है, उस हिसाब से ये H की वैल्यू निकल के आने वाली है। तो देखिए सिग्मा ए को बाहर निकालिए, टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 0, ये हमारा निकल के आता है एक फॉर्मूला कि जो नेट लॉस हो रहा है, नेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी, नेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अभी इसमें एक वैल्यू बची हुई है, उस वैल्यू को आप समझिए कि वो वैल्यू क्या होती है। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होती है कि कोई भी बॉडी जो होता है वो कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व तक करता है, पर उसके ऑब्जर्व करने की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है। तो हम एक चीज जानते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होता है, क्या होता है, ब्लैक बॉडी जो होता है वो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता होगा, तो उसके लिए उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं 1। और ये जो 1 आ रहा है इसको कुछ नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया इमिसिविटी। इमिसिविटी, तो इमिसिटी को हम बोलते हैं ई से, इस टाइप का कुछ ई जैसा दिखाई देता है और इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो अगर किसी भी बॉडी का इमिसिटी अगर 1 है तो वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, टोटली हीट को ऑब्जर्व करने वाला बॉडी है। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक आपको कहां मिलेगा, इसका भी एक आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए कि जो हम खाना बनाते हैं या फिर कोई भी हम जो चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, या दिया जलाते हैं, तो आप मान लीजिए दिया जलाइए और दिया के ऊपर में एक बर्तन रख दीजिए, तो जब दिया जलते जाएगा तो उसमें से जो कालापन निकलता है वो आपके बर्तन में ऊपर टच होते हुए जाएगा। अब वो जो टच हो रहा है उसे हम बहुत लोग उसको काजल के फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो वो जो ब्लैक है, वो जो ब्लैक मिल रहा है वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो उसमें से जो निकल रहा है ब्लैक, अगर आप किसी बर्तन में उसको ऐसे पेस्ट कर दें और उसमें एनर्जी को डाल लें तो वो मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करेगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, हीट एनर्जी को। तो जितना ज्यादा हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा वो उतना ज्यादा जितना ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा वो उतना ज्यादा हीट के फॉर्म में वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा हीट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होता है, इसको याद रखिएगा। ओके है, ठीक। तो कोई भी एक नॉर्मल जो बल्ब होता है, जो नॉर्मल लैंप बल्ब होते हैं फिलामेंट वाले, लाल वाले जो बोलते हैं फिलामेंट बल्ब, वो कितना एनर्जी को रेडिएट करते होंगे, मतलब कितनी एनर्जी उसकी पावर है कि वो कितना एनर्जी को सोख सकते हैं, तो वो इतना हीट एनर्जी को फिर क्या करेंगे, रेडिएट कर पाएंगे। तो वो इमिसिटी की जो बात है वो 0.4 के आसपास आती है किसी भी फिलामेंट की। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 0.97 के आसपास। ये सारी वैल्यूज आपको एनसीईआरटी पे मिल जाएगा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाता है। अब ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाती है, इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पुट करेंगे जब इस इक्वेशन पे, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर से समझिए, तो आपको जो इक्वेशन मिल रहा है वो H इक्वल टू, यहाँ एक नया वैल्यू जुड़ गया इमिसिविटी, फिर सिग्मा A T के पावर 4 माइनस T के पावर 0, और ये आपको फाइनली एक वैल्यू फॉर्मूला निकल के आता है हीट एनर्जी का, कि कोई भी बॉडी कितना हीट एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। क्या क्या है? इमिसिविटी, जो कि बॉडी का बताएगा कि कौन सा बॉडी कितना एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बताएगा। सिग्मा एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो प्रैक्टिकली निकाला गया है। ए एरिया पर यूनिट एरिया के हिसाब से, और टी इज ए टेम्परेचर, टी इज ए टेम्परेचर। ओके है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका कितना है, टी के पावर 4 के फॉर्म पे उसको लिया जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। अगर इसको आप देखेंगे पर यूनिट के हिसाब से, तो ये सिग्मा का जो यूनिट है वो निकाला जा सकता है। इसको एनसीईआरटी में निकाल के बताया भी है। इस पूरी वैल्यू को अगर नीचे ले आते हैं तो हीट आपका पहले आएगा। तो सिग्मा का अगर आपको यूनिट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सिग्मा इक्वल टू H अपॉन A T के पावर 4, और मैंने बताया था पर यूनिट टाइम के हिसाब से भी, तो नीचे में आपको एक स्मॉल टी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो H आपका जूल है, एरिया जाएगा तो मीटर का स्क्वायर, T के पावर -4 और S के पावर -1, ये आपका यूनिट निकल के आ जाता है सिग्मा का, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, उसको मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, क्या आप बोलते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको मैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं नोट्स देता हूं उसमें आपको इसका कैलकुलेशन दोनों का मिल जाएगा। तो 2 कैलकुलेशन किया गया था, पहला फिलामेंट बल्ब के ऊपर में किया गया था, और दूसरा हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर में जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, बहुत सिंपल सा था कि नॉर्मल हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो स्किन होता है इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होता है। आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है उसको टेम्परेचर जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम स्किन से खाली लें तो हमारे स्किन से कुछ हीट एनर्जी निकल रही होगी, तो और एटमॉस्फेयर का 22 डिग्री सेल्सियस का हीट है, तो बीच में जो लॉस हो रहा है हीट एनर्जी का वो कितना हो रहा है। तो देखिए टी ये फाइनल है 28 डिग्री सेल्सियस, यहाँ रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद से भी करके देख सकते हैं, जो वैल्यू निकालना है आपको, नहीं तो मेरे पीडीएफ नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, बस बाकी कुछ नहीं है। ए वैल्यू आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया भी कितना होता है, तो एरिया आपको अराउंड आपका जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है उसका 1.9 मीटर स्क्वायर के आसपास एरिया होता है। एमिसिविटी आपको बता दिया हूं मैं 0.97 होता है। ठीक है, सिग्मा आपको मालूम है, टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। फाइनल जो टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी के स्किन का वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है स्किन का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। ये दोनों टेम्परेचर को यहाँ रखिएगा, पर इसको केल्विन में चेंज कर लीजिएगा पहले। ठीक है, केल्विन में चेंज करने के बाद में फिर यहाँ पुट करिए और चेक करिए कि कितना निकल के आता है। एक जो रेस्ट बॉडी होता है उसका जो एनर्जी होता है उसे अगर एक वॉट के फॉर्म में लिया जाए, हीट जो है उसे जूल के फॉर्म में भी ले सकते हैं और वॉट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो चाहे आप कर सकते हैं। तो वॉट के फॉर्म में देखा जाए तो एक रेस्ट पोजीशन जो होता है, वो जो बॉडी होती है हमारे बॉडी अगर जब रेस्ट में होती है कंप्लीटली, तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है, हीट एनर्जी को। वो हीट एनर्जी होती है 120 वॉट्स। ठीक है, पर अब जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर देखा जाए, रखा जाए हमारे एटमॉस्फेयर पे, हम जब ऐसे बैठे हुए हैं और चेक किया जाए, तो हमारा स्किन से और आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो ऑब्जर्व कर रहा है और रिपीट हमको दे रहा है, उसके मुकाबले जो हीट का जो लॉस हो रहा है वो लॉस ये बता देगा आपको। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा कि वो जो हीट का लॉस हुआ है वो कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, मेन काम मैंने आपको बता दिया हूं कि ये कैसे निकाला जाता है चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर करके जरूर देखिएगा, इससे आप ही का भला होने वाला है। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ रहा होगा कि जो थर्मल बॉडी है उसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कितना बड़ा रोल है। ये भी बहुत बड़ा रोल था। अब हमको समझना है, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ को समझने के लिए। आपने आजू बाजू में देखा होगा आजकल क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो ग्लेशियर है, जो हमारा आइस का जो एरिया है, वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और पिघलने से
जो सरफेस है हमारा कम हो रहा है क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि लैंड रहने को नहीं होगा। तो ये क्यों होता है, पहला। दूसरा कि आपका जो टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता, मान लीजिए कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कितना होता, और एटमॉस्फेयर क्या हेल्प करता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसको आप बहुत लोग देखे होंगे खेती में, जो खेती एग्रीकल्चर होता है वहां पास में आपने देखा होगा कि हरा कलर का नेट रहता है, जो उसे ऐसे बिछा दिया जाता है, एक टाइप का घर टाइप से ही बनाया जाता है, उसके अंदर में सब्जी उगाया जाता है। तो उसमें करते क्या है कि टेम्परेचर के अंदर का जो टेम्परेचर उसे मेंटेन किया जाता है। तो उस क्लाइमेट में आप कोई भी सब्जी को उगा सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स उगते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जी को कभी भी उगा दिया जाए, पर इंसान लोग ने उसका भी खोज निकाल लिया और इसको क्या किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और कोई भी चीज टेम्परेचर को मेंटेन कराया गया और वहां पास में किसी भी क्लाइमेट पे आपका कोई भी वेजिटेबल को उगा सकते थे। इसे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से आप लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगता है। उसको समझते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ओके ठीक है, तो इसको रफ करता हूं मैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते हैं फिर सबसे पहले। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको समझना बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि दिस इज अवर अर्थ सरफेस। ओके, ये हमारा अर्थ का सरफेस और दिस इज अवर सन। तो ये हमारा सन हो गया यहाँ पास में, जो कि कुछ एनर्जी को रेडिएट यहाँ पास में कर रहा है और ये एनर्जी यहाँ पास में ऐसे पड़ रही है, और जिसके कारण हमारा अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा होगा और एनर्जी को ऑब्जर्व करके एज ए हीट के फॉर्म में रिलीज कर रहा होगा। और जो हीट रिलीज हो रही है इसके कारण हमारे आजू बाजू में हमको हीट महसूस होता है। ठीक है, अब ये सन से जितना भी हीट को ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्व करने के बाद जो हीट टेम्परेचर हमको अर्थ का मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रखने के लिए। तो ये जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर आजू बाजू में है ये ना हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिर्फ मिलेगा, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अर्थ जो है इसके आजू बाजू में हमारे एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए CO2 गैस हमारा है, फिर मीथेन है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड है, फिर ये मीथेन है, फिर नाइट्रो ऑक्साइड है। तो ऐसे करके काफी सारे, और एक और है ओजोन लेयर, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, O3 बोलते हैं, ओजोन लेयर। इतने सारे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हमारे पाए जाते हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर से घिरे हुए होते हैं। आपको मालूम होगा ये बात। अब क्या होता है कि ये सन जब एनर्जी को यहां पास में भेजता है तो बीच में ये एटमॉस्फेयर भी इनको मिलता है, तो कुछ एनर्जी इन लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे। ठीक है, अब ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ हार्मफुल जो रेडिएशन होता है, जिसको रेडिएशन बोलते हैं, वो रेडिएशन क्या होता है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को बाहर ही भेज देता है, अर्थ में पहुंचने नहीं देता, जिससे हमारा स्किन जो है वो जलना कम होता है। पर वो भी अब परत उसकी कम हो रही है, जिसके कारण गर्मी की सीजन में हमारा स्किन जो है वो काफी ज्यादा जलना चालू हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेस के कारण। ठीक है, फिर भी काफी हद तक वो मेंटेन करके रखता है। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व भी करता होगा। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर में है, ये सब के सब क्या करते होंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व करते होंगे। अब जब ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और हमारा अर्थ सरफेस इसे रिलीज कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर एनर्जी को रिटर्न भेजता है अर्थ के सरफेस पे। ऐसे सब के सब अर्थ पे सरफेस पे भेजते हैं। कब तक भेजते हैं, तब तक भेजते हैं जब तक कि ये सरफेस पूरा का पूरा हीट एनर्जी को ऑब्जर्व ना कर दे। जो भी इसकी कैपेसिटी होगी अर्थ की सरफेस की, इमिसिविटी जो भी होगी आपकी,
ठीक है, इसके बारे में बताया नहीं कि अर्थ सरफेस की एमिसिविटी कितनी है, पर आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाए, ठीक है, हीट एनर्जी को अगर हम चेक कर लिया जाए कि हमारे अर्थ से जो हीट एनर्जी है वो कितना निकल रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर है और हीट एनर्जी को पता कर लिया जाए तो एमिसिविटी आप आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये जब इसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पास में, ये अगेन इसको हीट एनर्जी देता है, तब तक देगा जब तक कि ये ऑब्जर्व कर सके, और इसके कारण ये जो बाद में आपको ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके कारण आपका ये जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अराउंड 22 टू 20 समथिंग, 22 टू 23, ये डिपेंड करता है। जैसे ज्यादा हीट अगर यहाँ समझ लीजिए समर डेज चल रहा है तो ये ज्यादा हीट एनर्जी इसको दे रहा होगा, ज्यादा दे रहा होगा, तो इसका जो आपका जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ये थोड़ा ज्यादा वार्म होगा, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी यहाँ पर मेंटेन करवा रहा है। अगर विंटर सीजन चल रहा है, मान लीजिए विंटर सीजन में ये कब एनर्जी दे रहा होगा इसको, तो ये आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है उसे भी कोल्ड कर देता होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप से रखा गया है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, तो आपका ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है खाली। तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पास में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हीट एनर्जी को और इसको फिर से देता है, और हमारे आजू बाजू का जो भी एटमॉस्फेयर है, जहां हम सर्वाइव में जैसे बात कर रहा हूं, हमारे आजू बाजू जो भी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे हम जो नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम हैं वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर समझ में आ रहा है, और ये जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रिफ्लेक्शन का दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। क्या किया जाता है, इस टाइप से शेड बनाया जाता है। ठीक है, अब हीट एनर्जी पड़ी यहाँ के सरफेस पे, अब ये सरफेस पे पड़ने के बाद ये जो नेट देख रहे हैं, ये नेट पे भी पड़ा होगा और ये भी गर्म हुआ होगा, और ये क्या करता है, इसको वापस देता है ऐसे। और यहाँ का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक मशीन चलाया जाता है जो कि किसी भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो वापस जो यहाँ से निकल रहा है ये टेम्परेचर, ये जो हीट निकल रही है और ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, आजू बाजू का जो भी आपका एटमॉस्फेयर उसे मेंटेन कर देगा। और यहाँ पर में जो भी सब्जी उगाई जाएगी उसको आप किसी भी टेम्परेचर पे डाल सकते हैं और उसके हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर जब ये ब्लास्ट हो, इसको जब खोलते हैं तो इसमें से भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इसमें से हीट निकलता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है इस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में। क्योंकि अचानक अगर समझ लीजिए यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकला या फिर ऐसा कुछ निकला जो कि ये गैस बना देता है, ये सब दुनिया भर का, तो ये गैस जब यहाँ एटमॉस्फेयर में आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे टेम्परेचर जो है, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ सकता है और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पुराने टाइम पे जब हमारा समझ लीजिए अर्थ बना होगा और धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो पुराने टाइम पे जो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर धीरे धीरे, ये तो मान रहे हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पुराने टाइम पे जब इतनी सारे व्हीकल्स और ये सब जो पोल्यूशन था वो नहीं था, तब आपका 0.3 टू 0.6 डिग्री के आसपास में आपका जो टेम्परेचर है, अर्थ का सरफेस है, वो इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली, इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली। और आज के टाइम पे 20th सेंचुरी के टाइम पे ये जो इंक्रीजिंग रेट है वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक चेंज हो चुका है, इंक्रीजिंग रेट। और ये इंक्रीज जो हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऐसे ही इंक्रीज होते जाएगा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इससे जो ग्लेशियर है वो पिघलना चालू हो जाएगा। पिघलने से अर्थ का सरफेस कम बचेगा और हमारा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास में सरफेस ही नहीं बचेगा आदमी को रहने के लिए। अगर सरफेस ही नहीं बचेगा तो क्या समुद्र में रहेंगे, क्या जहाज में रहेंगे? तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक इशू है। और ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है और वो भी ग्लेशियर से ही बना हुआ है। वही पिघल गया तो समझ लीजिए कि कितना पानी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। और सरफेस नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना लैंड रहेगा, लैंड नहीं रहेगा तो सब्जियां नहीं रहेंगी, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में। तो सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, फिर ना ही सर्वाइव कर सकते हैं फिर, तो समझ लीजिए ऐसा है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसका कितना बड़ा योगदान है
हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो इससे कितना बड़ा इशू भी आ सकता है। देखिए ये ओजोन लेयर है, ये जितने भी लेयर्स है ये मेंटेन करके रखते हैं, तो इनकी परत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए सबसे पहला, क्योंकि अगर कम हो गए तो ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जितनी भी एनर्जी को, वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके कारण ये अर्थ की टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और अर्थ के टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया तो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाती है। तो इसकी लेयर कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये लेयर क्यों कम हो रहा है, तो ये लेयर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, CO2 का लेवल बढ़ा दे रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इसकी क्वांटिटी बढ़ने से हीट, ये सब हीट ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें, ये ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते होंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते होंगे अर्थ के सरफेस के, और जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो CO2, मीथेन, ये सब के सब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब के सब नुकसानदायक है। ओजोन लेयर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, इंफ्रारेड रेस को रोकता है और इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसकी लेयर भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक पे अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, या फिर अपनी ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि इसके बारे में भी सर बताइए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर बताने लायक रहेगा तो वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। ओके है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और आप हमारे चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।